नमस्कार. जसे की आपणास माहिती आहे, गेल्या 23 मार्च पासून संपूर्ण देश लॉकडाऊन स्थितीमध्ये आहे. मात्र कोरोनाच्या या महामारीच्या अत्यंत कठीण वेळेमध्ये सुद्धा भारतीय जनता युवा मोर्चा गाव गल्लीपर्यंत पोहोचून लोकांना मदत करीत आहे. युवा मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार माननीय पूनमताई महाजन, प्रदेशाध्यक्ष माननीय योगेशजी टिळेकर, प्रदेश प्रभारी श्री संजयजी खोडगे आणि प्रदेश महामंत्री माननीय विक्रमजी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेकडो बॉटल रक्तदान, 5,000 पेक्षा जास्त कोरोना वॉरियर्स, लाखो लोकांपर्यंत मदत कार्य जसे किराणा वाटप, अन्नधान्य, धान्य वाटप, औषध वाटप, मास्क तथा सॅनिटायझर वाटप असे वेगवेगळे उपक्रम राबवण्यात आलेले आहेत. आणि आधी सांगितल्याप्रमाणे भारतीय जनता युवा मोर्चा गाव गल्लीपर्यंत पोहोचून लोकांना मदत करीत आहेत. मात्र त्यासोबत आजपासून युवांसोबत संवाद साधण्यासाठी लॉकडाऊन मूवमेंट अटल युवा संवादाची सुरुवात आजपासून केलेली है। और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं माननीय श्री प्रवीण जी खंडेलवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रवीण जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो प्रवीण जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि देश के 7 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े व्यापारी संगठन के वे महामंत्री हैं और व्यापारी नीति के जानकार है। आज जहां देश कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है, वही व्यापारी की स्थिति आने वाले समय में क्या हो सकती है, इसी विषय पर हमसे संवाद करेंगे माननीय प्रवीण जी। मैं शुरू करूं? जी हाँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र के इस आयोजन में मुझे शामिल होने पर बड़ी प्रसन्नता है। मैं अपने मित्र बादल कुलकर्णी जी का और उनकी पूरी टीम का आभार मानता हूं कि मुझे आपसे बात करने का आज मौका मिला है। दोस्तों, लॉकडाउन कोरोना के कारण जो पूरे देश में हो रहा है, वो वास्तव में हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर के कोरोना के प्रभाव को कम करने में जुटे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। हम सब की चिंता इसलिए भी ज्यादा हो जाती है कि देश के 7 करोड़ व्यापारी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। कोरोना के कारण से पूरे देश में जो सबसे ज्यादा सेक्टर प्रभावित हुआ है, वो हमारे व्यापारियों का है। हम 7 करोड़ व्यापारी देश में 40 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और साल भर में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का हम लोग व्यापार करते हैं। तो 50 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का एकदम से बंद हो जाना, जहां व्यापारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है, वहां सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वर्तमान में किसी तरीके से हम लॉकडाउन के झटकों को झेल रहे हैं, लेकिन जरा आप एक बार उस स्थिति की कल्पना करें कि जब लॉकडाउन खुलेगा और देश भर के व्यापारी जब अपनी दुकान खोलेंगे, तो वो अपने आप को कहां पर खड़ा महसूस करेंगे। वो समय निश्चित रूप से हम सब व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन व्यापारियों को अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी पड़ेगी। सरकार के इस आदेश का पालन करते हुए हमारे देश भर के व्यापारियों ने मार्च महीने की तनख्वाह वो या उनका वेतन वो अपने कर्मचारियों को दे दिया है, लेकिन अप्रैल का वेतन कैसे देंगे,
ये हम सबके सामने एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है हमारी आय के साधन सारे बंद हो गए हैं और खर्चे हमारे ऊपर लगे हैं। जहाँ एक तरफ ये सैलरी वाला विषय है, दूसरी तरफ हमारे जिन व्यापारियों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है, वो लोन का जो ब्याज है वो हमको देना पड़ेगा, और लॉकडाउन की अवधि का सारा ब्याज हमको देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आग्रह पर केवल ब्याज की अदायगी का जो समय है वो 3 महीने के लिए आगे स्थगित किया है। लेकिन जब वो 3 महीने का समय जून के अंदर समाप्त हो जाएगा तो वो ब्याज का भुगतान हमको करना पड़ेगा, लेकिन हमें उस पीरियड का भुगतान करना पड़ेगा जो पीरियड में हमारे यहाँ कोई व्यापार नहीं हुआ और हमारे ऊपर ये समस्या जारी रहेगी। दूसरी तरफ जो बिजली के बिल हैं उसमें हालांकि केंद्र सरकार ने हमारे आग्रह पर सभी राज्यों को ये कहा कि बिजली में जो फिक्स चार्जेस है वो ना लगाए जाए और उसकी बजाय जो एक्चुअल कंजम्पशन है उसके आधार पर बिल जनरेट होना चाहिए। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के इस सलाह को स्वीकार किया, लेकिन अनेक राज्यों ने अभी तक इसके अंदर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण से लॉकडाउन के पीरियड में जो भी बिजली के बिल पर फिक्स चार्जेस लगेंगे वो हम सबको देने पड़ेंगे, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं आपको एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि व्यापार के दौरान जो हम व्यापार करते हैं और लॉकडाउन से पहले जो भी हमने व्यापार किया, हमारा अधिकांश व्यापार क्रेडिट पर होता है और क्रेडिट हम अपने व्यापारियों को देते हैं या जिन कंपनियों को हम माल सप्लाई करते हैं हम उनको क्रेडिट देते हैं। अब सवाल ये होगा कि जब हमारी दुकान खुलेगी तो आप इस बात की कतई उम्मीद ना करें कि वो क्रेडिट जो आपने दिया था आपका वो पैसा तुरंत पहले दिन से आपको मिल जाएगा। मेरा अपना मानना है और जो अध्ययन हम हमारी रिसर्च बोर्ड ने किया है उसके लिहाज से वो क्रेडिट कम से कम 45 से 60 दिन से पहले आपके पास में नहीं आएगा। हमें आमतौर पर ये 60 दिन मानने चाहिए कि जब 60 दिन बाद क्रेडिट बाजार आपका क्रेडिट पैसा आपके पास वापस आएगा तब जाकर के मनी मार्केट में पैसे की रोलिंग होना शुरू होगा। अब ये 60 दिन हमारे लिए बहुत कष्टप्रद होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 60 दिनों में हमें जीएसटी का पेमेंट करना है, इन्हीं 60 दिनों में हमें इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, इन्हीं 60 दिनों में हमको सैलरी का पेमेंट करना है, इन्हीं 60 दिनों में हमें बैंकों का इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, इन्हीं 60 दिनों में और जो हमारे खर्चे हैं उन सब का पेमेंट हमको इन्हीं 60 दिनों के अंदर करना है। अब आपका जो पैसा बाजार में है वो पैसा आपके पास में नहीं आएगा, तो ऐसे में हम सब लोग एक ही धरातल पर खड़े होंगे और पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा ये बहुत बड़ा सवाल होगा। हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगी, और यदि वर्किंग कैपिटल हमारे पास में नहीं रहेगी तो हम अपने व्यापार को पुनरारंभ भी नहीं कर सकेंगे। हमारी पहली चिंता ये है कि जब लॉकडाउन के बाद हमारी दुकानें खुले तो हमारे पास कम से कम उतना पैसा रहना चाहिए जिससे हम अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी पूरा कर दें और अपने व्यापार को हम दोबारा चलाने के लिए खड़े हो जाएं। उसके लिए हमने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अलग अलग वर्गों को आर्थिक पैकेज दिया है उसी प्रकार से सरकार को आर्थिक पैकेज व्यापारियों को भी देना चाहिए। और उसमें हमने सरकार से जहां सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट और अलग अलग चीज़ों के बारे में जिक्र किया है, हमने ये भी कहा है कि सरकार बैंकों को ये कहे कि सभी बैंक हमको बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो इंटरेस्ट किसी भी महीने में 3% से ज़्यादा ना हो,
3% के इंटरेस्ट पर हमारे व्यापारियों को वो कोरोना लोन दे। और वो कोरोना लोन कितना मिले उसके लिए हमने सरकार से ये कहा है कि जो हमारा 2018-19 का जो हमारी दुकान का टर्नओवर है या जो हमारे व्यापारी का टर्नओवर है, उस टर्नओवर का 25% सरकार को वो बैंकों को हमें देना चाहिए। और उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो जनवरी 2021 से चले और कम से कम 60 महीने यानी कि 5 साल का वो लोन का पीरियड होना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे इस लोन को चुका सकें। यदि ये वर्किंग कैपिटल हमको मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम थोड़ा बाजार में काम कर पाएंगे। दूसरा सुझाव हमने ये दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम है ट्रेड। उस ट्रेड पर फिलहाल सरकार ने 300 करोड़ रुपए की जो टर्नओवर वाले हमारे बायर हैं, हमने जो माल उनको दिया है उस बिल को हम डिस्काउंट करा सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये आएगा कि जो 300 करोड़ रुपए से ऊपर का जो बायर है वो हमारे छोटे व्यापारियों का बायर नहीं हो सकता। हमने सरकार को ये कहा कि ये जो 300 करोड़ की टर्नओवर है इसको फिलहाल 1 साल के लिए घटा करके आप 10 करोड़ रुपए कर दें, कि जो हमारा बायर है जिसकी एनुअल टर्नओवर यदि 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तो उसको जो भी हमने माल दिया है हम अपना बिल रिजर्व बैंक के ट्रेड में दे दें और रिजर्व बैंक या जो भी उसकी एजेंसी है वो हमारे व्यापारियों को वो बिल डिस्काउंट करके उस बिल को वो हमें पेमेंट कर दे। यदि ये 2-3 तरीके के रास्ते से हमको पैसा मिल जाता है तो हम समझते हैं कि हम अपना व्यापार चलाने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरा हमने सरकार को सुझाव दिया है कि मुद्रा योजना जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के ऑफिस में पहले बनी और जिसको हम प्रधानमंत्री के पास लेकर के गए और प्रधानमंत्री जी ने 11 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू कर दी। उस मुद्रा योजना में 50,000 रुपए तक, दूसरा 5 लाख रुपए तक, तीसरा 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण हमको मिल सकता है। और उस ऋण को लेने के लिए हमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वित्त मंत्री जी को कहा है कि वो इस जो 10 लाख की सीमा को बढ़ा करके फिलहाल 25 लाख रुपए कर दें, ताकि हमारे व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल के रूप में एक अच्छा पैसा मुद्रा योजना से मिल जाए। तो मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा कि आप मुद्रा योजना से इस पैसे को लें। आपको कोई कोलेटरल जमा नहीं कराना, कोई आपको अपना जमीन जायदाद गिरवी नहीं रखनी, ये आपका हक है। और मुद्रा योजना आपको देश के किसी भी बैंक से, जो सरकार का बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, चाहे वो स्टेट बैंक है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक है, ऐसे सारे बैंकों से आपको मुद्रा योजना का पैसा मिल सकता है। और यदि कोई पैसा मिलने में कठिनाई हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उस बैंक से बात करेंगे। या तो बैंक मैनेजर रहेगा या आपको लोन मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आएगी, जो आज का विषय भी है, वो ये है कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या होगी। लॉकडाउन में तो चलिए हम अपने घर में रह करके या और तरीके से अपना समय निकाल रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी पोजीशन क्या होने वाली है। बहुत बड़ा पैसा हमको अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सैनिटाइजेशन में लगने वाला है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो सरकार आपको ये निर्देश देगी कि आपको सबसे पहले अपनी दुकान को सैनिटाइज करना है, अपने व्यापार को सैनिटाइज करना है, और दूसरा आपको जो आपकी कमर्शियल मार्केटें हैं, जहाँ पर आपकी दुकानें, आपका व्यापार है, उसको भी साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। सरकार से हमने कहा है कि जहाँ तक दुकानों को सैनिटाइज करने की बात है वो हमारा व्यापारी निश्चित रूप से करेगा, लेकिन मार्केटों को साफ करने की जिम्मेदारी व्यापारी पर नहीं डालनी चाहिए। वो जिम्मेदारी लोकल कॉरपोरेशन की हो, लोकल अथॉरिटीज की हो, और यदि उनको इस बारे में कोई मदद चाहिए तो वो देश में हमारे जो व्यापारी संगठन हैं उनसे बात करें। लेकिन मूल रूप से
मार्केटों को साफ करने की जिम्मेदारी, मार्केटों को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी सरकार के उन अंगों की है जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। तो और सफाई और सैनिटाइजेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब 40, 50, 60 दिन से आपकी दुकानें बंद होगी तो निश्चित रूप से दुकानों के अंदर बहुत धूल हो गई होगी, दुकानों में हो सकता है दीमक लग गई हो, यदि कपड़े की दुकान है तो हो सकता है उसको चूहे काट गए हो। और कोरोना के अलावा बहुत से अनेक ऐसे वायरस हैं जो जो बंद होने के कारण से अपने आप उत्पन्न होते हैं या हवा के माध्यम से वो दुकानों के अंदर में आते हैं। तो ये हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया होगा कि हम सबसे पहले अपनी दुकानों को सैनिटाइज करें। उसके बाद जो सरकार आपको निर्देश देगी उसमें आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, आपके कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, आपको अपनी दुकान पर एक सैनिटाइजर रखना पड़ेगा। जो भी ग्राहक आपके यहाँ आएगा पहले आप उसके हाथ सैनिटाइज कराएंगे, उसके बाद वो आपकी दुकान में घुस सकेगा। और आपको यदि दुकान में आप मालिक ज़्यादा हैं तो आपको अपने बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, आपके कर्मचारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, और जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका ग्राहक है, वो आएगा तो उसको भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। तो ये भी एक खर्चा निश्चित रूप से हमारे ऊपर पड़ने वाला है। और यदि आपके ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो आपको अपने पास से एक मास्क उसको लेकर के देना होगा, तो आपको अपने यहाँ मास्क भी रखने पड़ेंगे। ये भी एक जिम्मेदारी हमारी होने वाली है और इस पर भी काफी पैसा लगने वाला है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो इन सब चीजों की मांग बहुत बढ़ जाएगी। जब मांग बढ़ेगी तो बहुत ऐसे छोटे मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे जो सरकार के स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करेंगे, जो ज्यादा दामों पर माल बेचेंगे, और क्योंकि हमारी जरूरत होगी हम बिना सोचे समझे उस माल को ले लेंगे, पता नहीं वो माल सरकार के स्टैंडर्ड का है या नहीं है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि सैनिटाइजर के अंदर यही हुआ, जब कोरोना के शुरुआत में सैनिटाइजर की जरूरत पड़ी तो गली मोहल्लों के अंदर सैनिटाइजर बनाने की दुकानें खुल गई और लोगों ने पानी मिला मिला करके सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया, बोतलों में भर के बेचना शुरू कर दिया। और हमारे लोगों ने, आम जनता ने उसको इस विश्वास से खरीदा कि वो सैनिटाइजर है। उसके लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक पहल की है। हमने हमारे एक उद्योगपति व्यापारी से ये रिक्वेस्ट की कि क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश के व्यापारियों को सैनिटाइजर और इससे जुड़ी वस्तुओं की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने उनसे आग्रह किया कि आप व्यापारियों की मांग को देखते हुए ये सब वस्तुएं आप बनाएं और उनको लगभग ऑपरेशनल कॉस्ट पर जो आपके पैसे आते हैं केवल उतने पैसे का मार्जिन रख करके और वो आप हमें उपलब्ध कराएं। और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्होंने ऐसे सारे प्रोडक्ट का ब्रोशर बनाया जो केवल व्यापारियों के लिए है, और जो उन्होंने रेट रखे हैं वो रेट भी हमने काफ़ी, हमारा एक ग्रुप है जिसके अध्यक्ष दिल्ली के आशीष ग्रोवर हैं, उन्होंने मिलकर के काफ़ी उनसे रेट वो करा दिए हैं जिस रेट के ऊपर वो सामान बाजार में नहीं मिलेगा, और वो सारा सामान जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करेगा। इसके अलावा यदि 20 से अधिक आपके पास कर्मचारी हैं तो संभवतः आपको एक इंफ्रारेड थर्मामीटर भी रखना पड़ेगा। डेली सुबह आपको अपने कर्मचारियों का थर्मामीटर देखना पड़ेगा, डेली शाम को जाते हुए आपको देखना पड़ेगा, उसको रजिस्टर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो भी ग्राहक आपके आएगा उसका थर्मामीटर से आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर उसका थर्मामीटर आपका ये बताता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको कोई ना कोई एजेंसी को बताना पड़ेगा कि ये व्यक्ति है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, कृपया इसके बारे में तफ्तीश करें। इसके अलावा हर व्यापारी को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है, और मुझे लगता है कि सरकार कहे या ना कहे हम लोगों को इस आरोग्य सेतु को डाउनलोड जरूर करना चाहिए। ना केवल खुद करें बल्कि अपने परिवार के लोगों को कहें वो भी करें, अपने कर्मचारियों को कहें कि वो भी करें, और कर्मचारियों के परिवार के लोग भी आरोग्य सेतु को अपने डाउनलोड करें। उससे एक फायदा ये होगा
कि आपके आसपास यदि कोई भी कोरोना के संक्रमण वाला व्यक्ति आएगा तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पर उसकी बीप बज जाएगी और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस पा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर दोबारा आग्रह कर रहा हूँ कि यदि हमें व्यापार में खड़ा रहना है तो निश्चित रूप से हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। हम सब व्यापारियों को चाहिए कि हम अपने यहाँ वर्किंग कैपिटल का इंतज़ाम अभी से करना शुरू कर दें। सरकार जब मदद करेगी तब करेगी, लेकिन हम अपने माध्यम से यदि वर्किंग कैपिटल का इंतजाम कर सकते हैं तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में कोरोना के बाद व्यापार करने का तौर तरीका क्या होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार डिजिटल इंडिया को लेकर के बहुत सक्रिय है और कोरोना के खत्म होने के बाद सरकार बहुत तेजी के साथ पूरे देश में डिजिटलाइजेशन का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने वाली है, जिसमें सरकार चाहेगी कि देश का हर व्यक्ति डिजिटल प्रोग्राम से जुड़े और सभी व्यापारी अपना ई कॉमर्स के ऊपर अपना व्यापार करें। तो अभी हाल ही में हमने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT विभाग के साथ मिलकर के एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है, जो पोर्टल व्यापारियों का है, व्यापारियों के द्वारा है, व्यापारी और ग्राहकों के लिए है। उस पोर्टल का नाम है भारत ई मार्केट। 1 महीने के अंदर अंदर वो पोर्टल ऑपरेशनल हो जाएगा। उस पोर्टल की खासियत ये है कि जो भी व्यापारी उस पर अपना ई स्टोर बनाएगा उससे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, वो निःशुल्क होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि उस पोर्टल पर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन पर कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, जबकि अन्य जो पोर्टल हैं वो 5% से लेकर के 30% तक का कमीशन अलग अलग वस्तुओं पर लेते हैं। क्योंकि ये व्यापारियों का अपना पोर्टल है तो इसमें कोई कमीशन लिया नहीं जाएगा और सीधा आपका संपर्क आपके ग्राहक से होगा। हमारे पास इसमें डिलीवरी का सिस्टम होगा जो आपके यहाँ से माल लेकर के और आपके ग्राहक तक पहुँचाएगा। इसके साथ और भी बहुत सारे चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हैं। अपनी किस्म का ये पोर्टल पूरे विश्व का एक अलग पोर्टल होगा। प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत हर मामले में विश्व गुरु हो। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि 31 दिसंबर तक हम इस पोर्टल पर 1 करोड़ व्यापारी जोड़ेंगे और उसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए। और एक बार आप जब ई कॉमर्स पोर्टल से जुड़ जाएंगे तो फिर जीवन में भगवान ना करे कभी दोबारा लॉकडाउन का हमें सामना करना पड़े। लेकिन यदि ऐसा कभी होता है तो जो ई कॉमर्स पर जो आपकी दुकान है वो घर बैठे आपको आपका व्यापार प्रदान करेगी। आज जमाना ई कॉमर्स का हो गया है और भविष्य भी ई कॉमर्स का है, तो हमको भी अपनी फिजिकल दुकानों के साथ साथ ई कॉमर्स पर भी आकर के अपना व्यापार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आखिर में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि यदि हमें सरकार से मदद नहीं मिली, यदि वर्किंग कैपिटल का इंतजाम नहीं हुआ, तो हमारा ये मानना है कि देश में 20% व्यापारी अपना व्यापार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर लगभग 10% व्यापारी जो इन 20% व्यापारियों के ऊपर निर्भर है वो भी अपना व्यापार बंद कर देंगे। और यदि मित्रों ऐसा हो गया तो जब 1.5 करोड़ व्यापारी यदि अपना व्यापार बंद करने पर मजबूर हो गए तो देश के व्यापार को तो धक्का लगेगा, देश की अर्थव्यवस्था की नींव भी लड़खड़ा जाएगी। हम सबको मिलकर के इस अभियान में जुटना है कि किसी भी प्रकार से हमें देश के रिटेल सेक्टर को जिंदा रखना है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद जो समय है वो हम सब के लिए बहुत चुनौतियों का वर्ष है। कम से कम 2 वर्ष आगे के बहुत चुनौतियों के हैं, लेकिन व्यापारियों ने हमेशा ये दिखाया है कि उन्होंने कभी भी चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा और जो भी चुनौती आई है उस चुनौती का सामना डट करके देश के व्यापारियों ने किया है और उस चुनौती में वो विजयी होकर के निकले हैं।
तो मुझे विश्वास है कि इस चुनौती से भी हम आगे निकलेंगे, विजय होकर के निकलेंगे और कोरोना को हम हर हालत के अंदर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम उसको हराएंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा का है, तो मैं आपके साथ 2-3 बातें जरूर शेयर करना चाहता हूँ। मेरा संबंध भारतीय जनता युवा मोर्चा से उस दिन से है जिस दिन भारतीय जनता युवा मोर्चे का गठन हुआ था। अगर मैं गलती नहीं करता तो सन 1977 में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय के चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया था, तब उस समय हमारा जो पेरेंट संगठन है उसने तय किया कि यदि विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं लड़ती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाम से संगठन बनेगा और वो संगठन चुनाव लड़ेगा विश्वविद्यालयों का। और मुझे ध्यान है कि 77 से शायद पहला चुनाव हमने विश्वविद्यालय का सन 1978 में लड़ा और उसके बाद लगातार 3-4 वर्ष तक हमने चुनाव लड़ा भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर पर। और उसके बाद जब विद्यार्थी परिषद ने ये ऐलान किया कि विद्यार्थी परिषद अब चुनाव लड़ेगा, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने आप को विश्वविद्यालय राजनीति से वापस ले लिया और भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उसका एक युवा विंग बन करके देश भर में बहुत अच्छे काम कर रहा है। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ में जुड़ा हूँ और आज सभी आप मित्रों के साथ मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आभार मानता हूँ बादल कुलकर्णी जी का, मैं आभार मानता हूँ विनय जी का, मैं आभार मानता हूँ हमारी जो एंकर हैं श्यामली जी का कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को जो मैंने देखा बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ भी हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप और हम मिलकर के एक नया इतिहास बनाएंगे और भारत के व्यापार को, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत के व्यापार को हम 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का व्यापार बनाएंगे, उस 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री जी के सपने में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ये बात स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कही है। तो निश्चित रूप से हम उनके मार्गदर्शन में, हम उनके नेतृत्व में अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे और 2024 तक हम निश्चित रूप से 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को, भारत को उसकी ओर ले जाएंगे। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्यामली जी, यू कैन टेक ऑन। यस सर। कहते हैं वक्त बता के नहीं आता, हर वक्त के लिए हमें सज्ज रहना चाहिए। रविंद्र जी, सारी विषय का आपने बारीकी से विश्लेषण किया है, चाहे वो बैच का भुगतान हो, बिजली का चार्ज हो, लॉकडाउन से पहले व्यापार कैसा था और लॉकडाउन के बाद व्यापार कैसा होगा, वापस क्रेडिट मिलना हो, जीएसटी, इनकम टैक्स पेमेंट हो, हर बात को लेकर अपने व्यापारियों का मार्गदर्शन किया। आने वाले वक्त का सामना डटकर करें, ये भी आपने बताया। लेकिन फिलहाल इस माहौल में युवा सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है। तो इस विषय में आपको मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रवीण जी, महाराष्ट्र के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव में जो युवा है वो देश का कंज्यूमर है। जी हाँ। 18 से 40 वर्ष की जो आयु का व्यक्ति है वही देश का असली ग्राहक है, वही देश का असली उपभोक्ता है। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है वो भी युवा के अंदर में होती है। हमें जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, हमें जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं जिसके माध्यम से हम स्वयं अपना उद्योग खड़ा कर सकते हैं, अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं। सरकार ने इनोवेशन करने वाले लोगों को, उनके लिए अलग से योजना चलाई है, जिनके पास विजन है उनके लिए अलग से योजना चलाई है। तो जो भी हमारे युवा जुड़ना चाहे, देखिए हमारे युवाओं में अभी तक ये है कि हम नौकरी की तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है। मैं कहता हूँ कि ये अब समय बदल गया है। अब आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी करते हुए आपको शायद आपकी मेहनत का उतना श्रम का प्रतिफल ना मिले। उसके लिए ये सरकार जो इस समय केंद्र में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार,
वो देश में एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बढ़ावा दे रही है, उसके लिए हम क्यों ना खुद एंटरप्रेन्योर बने और क्यों ना हम नौकरी मांगने की बजाय हम लोगों को नौकरी दें। तो ये एक गुणात्मक परिवर्तन होगा पहले के व्यापार में और अब के परिवार में और अब के व्यापार में, और कहीं ना कहीं ये हमारे युवाओं को शक्तिशाली बनाएगा, समृद्ध बनाएगा। उनकी जो मन में आकांक्षाएं हैं, उनके मन में जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आशाएं हैं, ये वो केवल खुद का एंटरप्रेन्योर बनने से पूरी हो सकती है। और एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग फील्ड है, अलग अलग स्किल्स हैं। यदि हमारा कोई भी व्यापारी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स उनका स्वागत करता है और हम उनकी मदद करेंगे। सरकार से बातचीत होगी तब भी मदद करेंगे, उनको अगर बाजार से मिलवाना है तो मदद करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो पोर्टल हमने लॉन्च किया है, उस पोर्टल में व्यापार करने की बड़ी संभावनाएं छुपी हुई है। अभी मैं बहुत सारी बातें उस पोर्टल के विषय में आपको नहीं बता सकता कि वो अभी चर्चा में है, लेकिन जब ये वो बातें सारी हमारे लोगों के ध्यान में आएंगी तो हर व्यक्ति को ये लगेगा कि मैं इस पोर्टल पर आकर के कुछ कर सकता हूँ। और कुछ करके मैं यहाँ से, हमारे पास बहुत से ऐसे केस हैं जिन्होंने केवल 4,000 रुपए से व्यापार शुरू किया था और आज वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ये संभव तब हुआ जब लोगों ने खुद एंटरप्रेन्योर बने और उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनको उन्होंने अपने अपने व्यापार में लाए और जिसके कारण से आज वो अपना एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर चुके हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि युवाओं को यदि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करना है तो हमें नौकरी की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और कैसे हम अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, कैसे हम अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, कैसे हम अपनी छोटी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, उससे शुरू करें, सोच बड़ी रखें। तो मुझे लगता है कि युवाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है। जी हाँ सर। और दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र की ओर से जो कुछ उपक्रम चल रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जितने काम भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र के अंदर में कर रही है, और इस समय वर्तमान में यदि कोरोना को देखें तो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है, सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, घरों से ना निकलने का, भारतीय जनता युवा मोर्चा को इस मैसेज को घर घर ले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि हम सब लोगों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र में जहाँ इतने अधिक काम कर रही है, वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड कराने में अपना सहयोग दे, तो यह राष्ट्र के प्रति हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके अलावा मेरा विशेष रूप से महाराष्ट्र की इकाई से निवेदन है, उनसे मेरा आग्रह है कि जहां हम अनेक प्रकार की एक्टिविटीज में जुड़े हैं, वहां हम अपने संगठन में एक एक्टिविटी ऐसी भी करें जिसमें हम अपने युवा मोर्चा के सदस्यों को हम गाइडलाइन दे सकें कि कैसे वो अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कैसे वो अपना कोई उद्योग शुरू कर सकते हैं। हम उनको उनका व्यापार शुरू करने में मदद दें। जब उनका व्यापार शुरू हो जाए तो उनका माल बिकवाने में हम उनका सहयोग करें। यदि ये काम भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र से शुरू करेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र के इस पहल को भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश के अंदर इसको सभी राज्यों में चलाएगी। और यदि ऐसा हो गया तो आप माने कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत किए हैं, हमने उनके स्वप्न को साकार करने में युवा मोर्चा ने एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। प्रवीण जी, आपका मार्गदर्शन निश्चित ही हमें सभी के लिए उपयोगी रहेगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें मार्गदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।